हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन चैनल जेसन नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। रेडिएशन थेरेपी डिस्ट्रॉय डीएनए एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द मैलिग्नेंट सेल विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेज। तो जो आपका रेडिएशन थेरेपी होता है, ये हमारे सेल्स में जो डीएनए होता है इसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा ये हमारे जो आयनाइजिंग रेज होते हैं, इसके हेल्प से जो आपके मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं या आपके जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, इसकी जो ग्रोथ होती है इसको आपका इनहिबिट करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपके रेडिएशन थेरेपी होती है या आपके जो आयनाइजिंग रेज होते हैं, इसको आपका जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं इसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपका कोबाल्ट 60, जिसका यूज़ हम आपका डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं एंड यूजेस हाई आयनाइजिंग रेडिएशन टू इंटरप्ट द सेलुलर ग्रोथ बाय द डैमेजिंग सेल्स। इसके अलावा जो आपका रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें आपके हाई आयनाइजिंग जो रेडिएशंस होते हैं, इसका यूज़ आपके जो सेल होते हैं इसको डैमेज करने के लिए किया जाता है, ताकि जो आपके सेलुलर ग्रोथ होती है उसको आपका इंटरप्ट किया जा सके। एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज बोन मैरो एंड ओवरी एंड सेल इज द ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपके मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं और सेल्स होते हैं इसके बारे में। तो जो आपका मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं वो आपका बोन मैरो और आपका ओवरी होता है। और बात करें हम सेल्स की, तो जो आपका मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल होता है वो आपका ल्यूकोसाइट यानी जो WBC होता है ये रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंट ऑर्गन होता है वो आपका ब्रेन होता है। और जो आपका मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंट सेल होता है वो आपका प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो रेडिएशन जो आपका रेडिएशन थेरेपी है इसके मेनली टू टाइप है। फर्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एंड सेकंड आता है आपका इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन जो आपका एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है इसको आपका नॉर्मली हम टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। और जो आपका इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी है इसको हम आपका ब्रेकी थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के बारे में। सोर्स यूज आउटसाइड द बॉडी एंड एडमिनिस्टर बाय द हाई एनर्जी एक्सरे मशीन्स। तो रेडिएशन जो आपका एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें जो आपका रेडिएशन का सोर्स रहता है वो हमारे बॉडी के आउटसाइड से रहेगा, जिसको हम आपके जो हाई एनर्जी एक्सरे मशीन्स है इसके थ्रू जो आपके रेडिएशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपका बेटाट्रॉन और आपका लीनियर एसिलेटर, जिसको आपका लिनेक भी हम बोलते हैं। इसके अलावा जो कोबाल्ट 60 है ये हमारे जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका पेशेंट और जो डिवाइस है इसके बीच में हमारा कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ड्यूरेशन जो आपका पेशेंट और डिवाइस है इसके बीच में हमारा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का आपका डिस्टेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है इसको नॉर्मली हम आपका ब्रेकी थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका ब्रेकी थेरेपी होता है इसमें जो आपके रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं इसका जो यूज़ होता है हमारे बॉडी के क्लोज सरफेस में आपके यूज़ किया जाता है एंड प्लेसमेंट डायरेक्टली एंटर्ड नियर द ट्यूमर इटसेल्फ। और रेडिएशन जो आपका ब्रेकीथेरेपी होता है इसमें जो आपकी रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उसका जो प्लेसमेंट रहता है वो आपके ट्यूमर साइड में हमारा किया जाता है एंड यूज्ड इन हेड नेक एंड गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। इसके अलावा जो इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है यानी जो ब्रेकीथेरेपी होता है इसका यूज़ हम आपके जैसे हेड और जो नेक होता है और जो आपके फीमेल में जो आपके गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होती है, कैंसर होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड परमानेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लेसमेंट इज नॉन एज सीड। और जैसे मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका परमानेंटली जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उसका हम प्लेसमेंट करते हैं, तो इसको हम आपका सीड बोलते हैं। एंड इट इज़ क्लासिफाइड इन कैटेगरीज सील्ड एंड अनसील्ड। इसके अलावा जो आपका इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है इसको भी आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सील्ड और आपका अनसील्ड जो इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी है इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो रेडिएशन जो आपका इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका सील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी एंड सेकंड आता है आपका अनसील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के बारे में। इन दिस मेथड रेडियो एक्टिव मटेरियल इज पैक्ड इन अ सील्ड कंटेनर एंड प्लेस इन द इंटर कैविटी एंड इंटरस्टेशियल स्पेस। तो रेडिएशन जो आपका सील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होता है, तो इस मेथड में जो आपके रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके एक सील्ड कंटेनर्स को आपका पैक किया जाता है। इसके बाद इसको आपका जो इंट्रा कैविटी और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर उसको प्लेस किया जाता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इंट्रा कैविटी के बारे में। तो इसके हमारे एग्जांपल हैं जैसे कि आपका सीकम 137 हो गया और आपका रेडियम 226 हो गया, ईडम 192। तो ये हमारे इसके एग्जांपल हैं जिसको आपका 24 से 72 आवर्स के लिए हमारा प्लेस किया जाता है।
और ड्यूरेशन जो आपके सीकम 137 था और जो आपका एरिडम 192 है, इसका यूज़ हम मोस्टली जो आपका सर्वाइकल और जो यूट्राइन कैंसर है इसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंटरस्टिशियल है इसके बारे में। इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका एरिडम 192 है, तो इसको आपका जो निडल कैथेटर होता है इसमें आपका प्लेस किया जाता है और उसके बाद इसको जो ट्यूमर वाला पार्ट होता है जहाँ पर ट्यूमर डेवलप है वहाँ पर को डायरेक्टली आपका इम्प्लांट किया जाता है। एंड इसका जो यूज़ होता है वो आपका जैसे प्रोस्टेट जो कैंसर होता है इसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनसील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के बारे में। इन दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल और आइसोटोप इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय द आईवी एंड ओरली। तो रेडिएशन जो आपका अनसील्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें जो हमारे रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उसको डायरेक्टली हमारा आईवी और जो ओरल रूट होता है इसके थ्रू हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें आपका एडमिनिस्टर किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं जो आपका आईवी रूट होता है इसके बारे में। तो जो आईवी रूट होता है इसके थ्रू आपका जो सोडियम होता है, पोटेशियम हो गया, और जो आपका P32 होता है इसको आपका एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसका यूज़ हम आपका जो पॉलीसाइथीमिया जो वैरा होता है और जो आपका क्रॉनिक ल्यूकेमिया होता है इसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल रूट के बारे में। तो ओरली हम पेशेंट को आयोडीन 131 और आपका आयोडीन 125 आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो आपका थायराइड का जो कैंसर है इसको हम ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन की जो डोज है इसके बारे में। तो रेडिएशन जो आपका रेडिएशन की जो डोज है तो उसको आपका ग्रेज जो यूनिट होती है इसमें आपका मेजर करते हैं, और रेडिएशन जो आपका ग्रेज है इसको आपका जो रेड यूनिट होती है इस सब पर रिप्लेस किया गया है। तो रेडिएशन आपका 1 ग्रेज में आपके 100 रेड होते हैं, और जो रेड का फुल फॉर्म है रेडिएशन एमिशन डोज रहता है, एंड एवरेज ऑफ 200 रेड्स पर डे फॉर 5 डेज ऑफ वीक। और इसके अलावा 1 वीक में हम पेशेंट को 5 डेज़ के लिए 200 रेड्स पर डे आपका जो रेडिएशंस होते हैं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द रेडिएशन थेरेपी, यानी जो आपका रेडिएशन थेरेपी है इसको प्रोवाइड करते टाइम हमको कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस से यूज़ करने चाहिए। तो इसके लिए हमारे मेनली 3 की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपका DTS है। D4 होता है आपका डिस्टेंस, यानी मोर डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन लेस एक्सपोजर, यानी जो आपका रेडिएशन है इससे जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस रहेगा उतना ही एक्सपोजर आपका लेस रहेगा। जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो आपका 6 फीट तक हमारा रह सकता है। T4 टाइम, यानी लेस टाइम लेस एक्सपोजर, यानी जितना कम टाइम हम आपका रेडिएशन में एक्सपोज करेंगे उतना ही आपका जो एक्सपोजर होगा वो आपका कम रहेगा, यानी जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 5 से 30 मिनट तक रह सकता है। एज फॉर शील्डिंग एंड लेस एक्सपोजर, यानी जब भी हम आपका कोई बैरियर क्रिएट करते हैं तो उसके थ्रू आपका जो एक्सपोजर होगा वो भी आपका लेस रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको आपका लेड एप्रन यूज़ करना चाहिए, जिसका थिकनेस आपका 0.5 mm रहता है। और रेडिएशन जो आपका लेड एप्रन होता है इसको जो रेडिएशंस होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में वो डेवलप नहीं हो पाते। इसके अलावा जो आपके हेल्थ वर्कर्स होते हैं उसको हमेशा जो डॉसीमीटर है वो आपका वेयर करना है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो आपके रेडिएशन है वो हमारी बॉडी को कितना इफेक्ट कर रहा है और उसके हम एक्सपोजर में कितना आ रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन थेरेपी की जो साइड इफेक्ट है इसके बारे में। तो मोस्ट कॉमनली जो आपका साइड इफेक्ट रहता है वो आपका फटीग रहता है। इसके अलावा पेशेंट में एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा। पेशेंट में नोजिया और वोमिटिंग डेवलप हो सकता है, और आपके कुछ लोकल स्किन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को इरिटेशन होगा, और पेशेंट में हमारा एलोपेशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट का जो बोन मैरो होता है उसमें आपका सप्रेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट की जो स्किन होती है और जो बॉडी होती है वो आपका बर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केयर ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट पेशेंट के बारे में। फर्स्ट आपका प्रोवाइड प्राइवेट रूम टू पेशेंट। तो जो पेशेंट है उसको आपका एक प्राइवेट रूम प्रोवाइड करना है, यानी जो पेशेंट है उसको आइसोलेट रखना है, ताकि जो पेशेंट है उसको आपका इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकें। और साथ में जो आपका एवरी शिफ्ट का जो स्टाफ होगा वो जो पेशेंट की केयर है वो आपका 30 मिनट के लिए ही करेगा। और इसके अलावा जब भी हम पेशेंट की केयर करते हैं या आपको कोई केयर प्रोवाइड करते हैं तो केयर प्रोवाइड करने से पहले हमको लेड एप्रन पहनना है, इसको वेयर करना है। इसके अलावा पेशेंट को हम आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा मान लो कोई आपका बच्चा है वो आपका 16 ईयर से कम एज का है, या फिर आपका कोई ओल्ड एज का पर्सन है जिसकी एज आपकी 65 से अबव है, या आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको जो रेडिएशन रूम है उसमें आपका एंटर होने से अलाउ नहीं करना है, उनको आपका अवॉइड रखना है। एंड फैमिली विजिट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट। और इसके अलावा जो आपका फैमिली विजिट होगा वो आपका 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ इम्प्लांट डिसलोकेटेड देन होल्ड विद द लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड डिस्कार्ड इन लेड कंटेनर। और इसके अलावा मान लो जो आपका रेडियो एक्टिव जो इम्प्लांट है वो आपका डिसलोकेट हो गया है, तो इसको आपका जो लॉन्ग हैंडल जो फोर्सेप है इससे आपका होल्ड करना है, और इसको जो लेड कंटेनर होता है उसमें आपका डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट आपका कंसेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कंसेंट लेना है और आपका कंसेंट साइन कराना है। इसके अलावा जो पेशेंट की स्किन है
इसमें आपका जो पाउडर है, क्रीम है और जो लोशन है इसका यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जो पेशेंट है और जो मशीन है और उसके जो बीच का डिस्टेंस है उसको हमको मेंटेन रखना है। और इसके अलावा जो पेशेंट और जो नर्स है इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका 6 फीट तक रहेगा। एंड नर्सेज शुड वेयर द लेड एप्रन ड्यूरिंग द प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट। मान लो कोई नर्स है वो आपका पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है, तो उस दौरान जो नर्सेज होती है उसको आपका लेड एप्रन वेयर करना है। एंड अवॉइड प्रेग्नेंट विजिटर एंड नर्सिंग पार्टनर्स। मान लो कोई आपका प्रेग्नेंट विजिटर है या आपकी कोई नर्सिंग पार्टनर प्रेग्नेंट है, तो उनको रेडिएशन रूम में एंटर होने से मना करना है, अवॉइड करना है। एंड एडवाइस टू वेयर लूज क्लॉथ। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको हमेशा लूज क्लॉथ पहनने के लिए एडवाइस करना है। और इसके अलावा अननेसेसरी जो आपका सन का एक्सपोजर है उसको भी अवॉइड रखना है। और इसके अलावा जो पेशेंट होगा उसमें आपका जो फ्लूइड का इनटेक है उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए बोलना है और एडवाइस करना है। Thank you, students, for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe this channel for more updates.